अच्छा, क्या आप किसी को जानते हैं जिसके आते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ जाएं? जो वो एक शब्द बोले या घूर कर देखे तो सब चुप हो जाएं। क्या ऐसे इंसान को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश आप में भी वो पावर होती? अब शायद आप भी इस तरह की कमांडिंग पर्सनैलिटी चाहते हो। वैसे भी कौन नहीं चाहता कि लोग उसे हाई रिस्पेक्ट दें। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि ये आपके अंदर भी एक क्वालिटी है। बस आपको ना इसका अंदाजा नहीं है। अब शायद आप बोलेंगे, नहीं मुझ में वो बात कहाँ, या ऐसे लोग तो अलग होते हैं। पर यकीन मानो, आपके जैसे और भी लोग हैं। ये बात सच है कि कुछ लोग बचपन से ही ना चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। उन्हें ये आर्ट पैदाइशी मिलती है, जबकि कुछ लोगों को कॉर्पोरेट और सोशल लैंडर के टॉप तक पहुंचने के लिए ये आर्ट सीखना पड़ता है। अगर इन लोगों के पास्ट में देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पहले ये किसी से बात तक नहीं कर पाते थे, और आज यही लोग पब्लिक के सामने स्टेज पे खड़े होकर कॉन्फिडेंस से स्पीच दे सकते हैं। तो क्या आप ये आर्ट सीखना चाहते हैं? तो इसके लिए दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में, जहां पर आप बुक समरीज को सुन सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है लील लेवेंडस ने। तो इस बुक में ना आप डिफरेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, केमिस्ट्री और बाकी फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। और लाइफ में ना प्रोग्रेस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। अब हमेशा याद रखो कि लोगों तक सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं पहुंचते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ बयां करती है। आप मानो या ना मानो, पर ना जिसे आप अपना आइडियल समझते हो, बस एक छोटा सा फासला है। तो चलिए बिना देरी किए बुक समरी स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर कहता है हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट। अब लोग कहते हैं ना, नॉन वर्बल हिंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि वर्बल हिंट्स होते हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी किसी से पहली मुलाकात में जो इंप्रेशन पड़ता है वो हमेशा याद रहता है। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी तो है। आप खुद को जैसे भी कैरी करते हैं, सामने वाले की नज़र में आपकी वही पर्सनालिटी बन जाती है। अब जैसे रॉबर्ट ग्रॉसमैन एक फेमस कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं, और इस बात को उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। अब वो ना अपनी ड्राइंग के थ्रू लोगों की पर्सनैलिटी एकदम सही सही कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि वो जिन लोगों के कैरिकेचर बनाते हैं ना, उन्हें वो नहीं जानते, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। रॉबर्ट इसे कुछ इस तरीके से देखते हैं कि पर्सनैलिटी सिर्फ बातों से ही नहीं झलकती, बल्कि किसी के हाव भाव से, पोस्चर से, उसके मूवमेंट से भी उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अब कैरिकेचर बनाते वक्त रॉबर्ट इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेकर चलते हैं। शायद इसीलिए बर्ट का आर्ट इतना रियल और किसी से ना कोई डील करते वक्त उसके मूवमेंट पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका काम बनेगा या फिर नहीं। अब हर कम्युनिकेशन की शुरुआत स्माइल के साथ करें। अब ये हमारी गलतफहमी है कि स्माइल करना ज़रूरी नहीं है, खासकर बात जब लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या करिश्मा की हो। पर यकीन मानो, आपकी एक स्माइल से काफ़ी कुछ बदल सकता है। लोगों को ना मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद होते हैं। हालांकि ऑथर ने गौर किया है कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि सीईओ और लीडर, ये लोग बहुत कम स्माइल करते हैं। पर जब भी ये स्माइल करते हैं तो बाकी भी इनके साथ मुस्कुराने लगते हैं। अब इन रिस्पेक्टेड लोगों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। और बात जब स्माइल की हो ना, तो इसे फेस पर ईजिली जाहिर मत होने दो। यहाँ ना आपको फ्लूडिंग स्माइल टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इस टेक्निक में किसी से बात करते वक्त उसे देखकर धीरे से एक हल्की सी स्माइल दो। फिर कुछ सेकंड सामने वाले के फेस को गौर से देखते रहो, और फिर ना उस जैसे एक बार ना लील लॉवेंडर्स अपनी फ्रेंड मिसी को ज्वाइन किया, जो अपने 3 पोटेंशियल क्लाइंट के साथ डिनर पर मिल रही थी। अब अपने फादर की डेथ के बाद मिसी ने अभी अभी अपना फैमिली बिजनेस संभाला था। अब लील मिसी से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। लील को अभी तक याद थी। अब जब मिसी अपने पोटेंशियल क्लाइंट से बात कर रही थी, तो लील को मिसी में कुछ चेंज नजर आया। हाँ, वो पहले वाली उनकी फ्रेंड मिसी थी, पर वो अब पहले से ज़्यादा सिंसियर लग रही थी। डिनर खत्म हुआ और मिसी को अपने क्लाइंट की डील भी मिल गई। अब लील ने मिसी को बोला, अभी भी वही मिसी हो, पर तुम ना थोड़ी बदल गई हो। तो मिसी ने कहा, अच्छा, अब तो पहले से ज़्यादा तुम कम मुस्कुराती हो। तो वो बताती है कि मरने से पहले उसके डैड ने उसे कहा था कि कॉर्पोरेट में जो लेडी कम स्माइल करे उसे ज़्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है। अब बेशक स्माइल एक एसेट होती है, पर मिसी को उनकी स्लो स्माइल से ज़्यादा क्रेडिबल बनाया है। और ये बात ना लील को काफ़ी इफेक्टिव भी लगी, क्योंकि मिसी और ज़्यादा सिंसियर और स्पेशल लग रही थी। हाउ टू टॉक टू एनीवन समरी के सेकंड पार्ट में, हाउ टू स्ट्राइक एवरीवन एज इंटेलिजेंस एज इंसाइटफुल बाय यूजिंग योर आईज। यानी अपनी आंखों से कैसे सबको यकीन दिलाएं कि आप एक इंटेलिजेंट
और इंसाइटफुल पर्सन हो। हालांकि आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना एक अच्छी बात मानी जाती है, पर काफ़ी लोग ना इसे अलग अलग मतलब भी निकालते हैं। अब जैसे कुछ कल्चर्स में इसे जादू टोना समझा जाता है, तो कुछ कल्चर्स में ना आई कांटेक्ट का मतलब है कि हम सामने वाले को डरा रहे हैं या फिर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप जहाँ भी जाएं वहाँ के कल्चर के हिसाब से बिहेव करें तो बेटर होगा। अब घूमने फिरने की बात अलग होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और बात अगर रोमांस की हो तो आई कांटेक्ट के बिना बात बन ही नहीं सकती। तो जब आपकी आंखें किसी से मिलती है ना, तो आपस में एक रिस्पेक्ट और अटेंशन की फीलिंग आती है। लेकिन जब आप किसी को घूरते हो तो ये बायोलॉजिकल बेस ट्रिगर कर सकता है, यानी उस इंसान की हार्ट बीट तेज हो जाएगी और वो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे लील ने भी एक्सपीरियंस किया कि आई कांटेक्ट क्रूशियल होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब जैसे एक बार ना वो सेमिनार कर रही थी जहाँ बहुत से लोग थे, तभी लील की आंखें एक लेडी से टकराई। वो लेडी उन्हें काफी देर से घूर रही थी और 1 मिनट के लिए भी उनकी नजर लील से नहीं हट रही थी। अब लील को उस औरत की अटेंशन अच्छी लग रही थी, इसीलिए सेमिनार खत्म होने के बाद वो उस लेडी के पास गई और लील ने उससे पूछा, आपने सेमिनार से कुछ सीखा क्या? तो उस लेडी ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो लील के लिप्स रीड कर रही थी। लेकिन इसमें भी उसे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि लील स्टेज पर चढ़ते हुए लेक्चर दे रही थी और बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। अब उस लेडी की बातों से ना लील इतनी इम्प्रेस हुई कि उस लेडी को अपने पास बैठाकर उसने पूरा लेक्चर दोबारा से समझाया और वो लेडी अच्छी से समझ भी गई। आई कांटेक्ट की ना एक और टेक्निक है जिसे स्टिकी आई बोलते हैं। अब आपको इमेजिन करना है कि आपकी आंखें आपके पार्टनर से चिपकी हुई हैं, जैसे कोई चीज़ ग्लू से चिपक जाती है, और जब उनकी बात खत्म होती है तो तुरंत आई कांटेक्ट मत तोड़ो, बल्कि धीरे से अपनी आंखें हटाओ, जैसे आप कोई ग्लू का धागा धीरे धीरे खींच रहे हो। वैसे स्टिकी आई टेक्निक ना आदमी और औरत दोनों डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं। जब औरतें आपस में बातें करती हैं तो वो दोनों उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रेट करती हैं। यानी नॉर्मली दो औरत आपस में बात करते वक्त फीलिंग ऑफ इंटीमेसी यानी कि क्लोजनेस फील करती है, जबकि दो आदमी बात करते वक्त एक दूसरे के उतने क्लोज नहीं फील करते। जितना लंबा उनका आई कांटेक्ट रहेगा उतने ही ज्यादा दोनों एक दूसरे को एक थ्रेट यानी कि अलर्ट सिचुएशन में रहते हैं। तो आदमियों के लिए स्टिकी आई टेक्निक में थोड़ा चेंज लाने के लिए हम सेमी की स्टोरी पढ़ेंगे। अब औरतों के मुकाबले आदमियों की थोड़ी सी डिफरेंट स्टिकी आई टेक्निक होती है। इसके बारे में और पता लगाने के लिए लील ने डिसाइड किया कि वो एक सेल्समैन सैमी को ये टेक्निक यूज करने को बोलेगी। तो सैमी की आदत थी कि वो ना अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करता था। उसका ऑरा कोल्ड था, तो लिली ने उसे ये टेक्निक अप्लाई करने का सजेशन दिया। अब लील और सैमी साथ में रेस्टोरेंट में गए। वहाँ सैमी ने वेटर पर ये टेक्निक यूज की। अब मेन्यू पर नजर गड़ाए सिर्फ ऑर्डर देने की बजाय इस बार उसने वेटर से आई कांटेक्ट किया था और वो वेटर को स्माइल देते हुए गौर से उसकी आंखों में देखता रहा। उस वक्त सैमी एक केयरिंग और सेंसिटिव पर्सन लग रहा था। अब लील सैमी से ना काफी इम्प्रेस हुई। इस टेक्निक ने सैमी का पूरा ऑरा ही चेंज कर दिया था। तो अगर किसी भी आदमी को ना क्लाइंट से मिलना हो या किसी बॉस से या कलीग से डिस्कस करना हो तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्टिकी आई टेक्निक यूज करो, क्योंकि इससे ना सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपको सिंसियर भी समझेगा, और साथ ही आप उससे इजीली कन्विंस भी कर पाओगे। समरी के थर्ड पार्ट हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर आईज टू मेक समवन फॉल इन लव विथ यू। यानी अगर हमारे पास स्टिकी आई टेक्निक है तो इपॉक्सी आइज भी तो है। इपॉक्सी ना एक तरह का ग्लू होता है जिसे हम लकड़ी या कंक्रीट जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल चिपकाने के लिए यूज करते हैं। अब इपॉक्सी आइज की आप स्टिकी आइज का एक अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। अब बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर, बॉस, पुलिस और साइकोलॉजिस्ट जैसे लोग ना किसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग भी किसी सर्टेन आइडियाज या प्रिंसिपल्स पर एम्प्लॉय का रिएक्शन देखने के लिए इसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं। लेकिन ये इपॉक्सी आइज हट आखिर है क्या? इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए ना 3 लोग चाहिए, यानी आप, आपका टारगेट और एक और इंसान। वैसे जब आप 2 से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान इस बात पर ज़्यादा नहीं जाता कि कौन बोल रहा है। हालांकि इपॉक्सी आइज के साथ आप स्पीकर पर फोकस नहीं करते बल्कि दूसरे सुनने वालों पर करते हैं जो कि आपका टारगेट होता है। तो ये ना टारगेट को कंफ्यूज कर देगा। अब वो सोचेगा कि आप स्पीकर के बदले उसे इतने गौर से क्यों देख रहे हो। ये टेक्निक स्पेशली ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप किसी पार्टी में होते हैं या ग्रुप डिनर में या किसी बार में होते हैं।
तो आपका टारगेट आपकी आंखों में स्पेशल फील करेगा। और ये बात ना वो भीड़ में भी फील कर सकता है कि आपकी सारी अटेंशन सिर्फ उसके लिए है। और आपको भी उसी मोमेंट ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अब जैसे वर्क सेटिंग में ना आप इपॉक्सी आइज यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को वर्क आवर चेंज करना चाहते हो और उनका रिएक्शन देखना चाहते हो, तो इमेजिन करो कि आप ना बिग बॉस हैं और आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बोला है कि वो सारे एम्प्लॉयज को एक रूम में इकट्ठा करें और उन्हें कंपनी के डिसीजन के बारे में बताएं। और जब एचआर मैनेजर बात कर रहा होता है तो आप एम्प्लॉयज के फेस की तरफ देखो। अगर वो ध्यान से बातें सुन रहे हैं तो उन्हें हैरानी होगी कि आप एचआर मैनेजर की बजाय उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो एक बार ना बीच में अपनी नज़र एचआर मैनेजर पर डालें। अब जब एचआर मैनेजर उन्हें बैड न्यूज़ देगा कि कंपनी अपने डे शिफ्ट की बजाय नाइट शिफ्ट में काम करने वाली है, तो आप उस रूम में मौजूद सबके रिएक्शंस देख सकते हो। इससे ना आपके एम्प्लॉयज को पता लग जाएगा कि उनके रिएक्शंस पर नजर रखी जा रही है, कि कंपनी के इस डिसीजन से वो लोग खुश नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं रोमांटिक सेटिंग्स की। अब इपॉक्सी आइज टेक्निक ना किसी का भी दिल पिघला सकती है। ये एक मैसेज देती है कि आप सामने वाले से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उस पर से आपकी नजर ही नहीं हट पा रही। आई कांटेक्ट आपकी बॉडी के लिए भी काम करता है। यानी जब आप किसी की आंखों में गहराई से डूब कर देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक ड्रग जैसा सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसे ना पेनिलेथिलमाइन कहा जाता है। अब इरोटिकली एक्साइटमेंट की हालत में भी ना यही सब्सटेंस रिलीज होता है। इसीलिए आई कांटेक्ट लवर्स को मूड ऑन करने में हेल्प करता है। लेकिन याद रहे कि इपॉक्सी आइज पॉजिटिव वे में ली जानी चाहिए और आप ना इसे सिर्फ अपने लवर पर ही यूज करो। अगर किसी स्ट्रेंजर पे ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सच है कि इपॉक्सी आइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, पर इसे ज्यादा अप्लाई करने पे ना आप एरोगेंट लग सकते हो। यानी अगर आपको लगे कि इपॉक्सी आइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल रही है तो इसे ना थोड़ा कम कर दो और अपने टारगेट पर पूरा अटेंशन फोकस करने की बजाय बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी देखते रहो। तो इस तरीके से ना आपके टारगेट को आपकी अटेंशन उतनी इंटेंस नहीं लगेगी। समरी के 4th पार्ट में जो कहता है हाउ टू लुक लाइक अ बिग विनर वेर एवर यू गो। यानी हम सब ना खुद को $1 मिलियन का मालिक समझना चाहते हैं। जब हम अच्छे मूड में होते हैं या कुछ अजीब होता है तो हमारा बिहेवियर और पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब बेशक हमें पता ना चले, लेकिन बाकी लोग इसे जरूर नोटिस करते हैं। यानी जब आप एक विनर की तरह फील करते हो तो आपका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और आपके शोल्डर एकदम सीधे हो जाते हैं। आपके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और आंखें खुशी से चमकने लगती हैं। लेकिन एक विनर की तरह फील करने के लिए ना आपको किसी के मौके का वेट नहीं करना। आप बिना कुछ जीते भी एक विनर का एटीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। दरअसल विनर के फेस पर ना कॉन्फिडेंस की चमक होती है और वो एक डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनके पोस्चर में झलकता है। तो अगर आप किसी और के जैसा दिखना चाहते हैं तो आपको खुद को उसके जैसे कैरी करना होगा। अब इस टेक्निक को ना हैंग बाय योर टीथ बोलते हैं। अब जब बच्ची थी ना तो उन्हें एक सर्कस देखकर ये इंस्पिरेशन मिली। अब वॉलेंडर फेमस सर्कस परफॉर्मर थे और उनका बेस्ट एक्ट ह्यूमन पिरामिड होता था। तो वॉलेंडर जब जमीन से कई सौ फीट ऊपर एक पतली तार पर ह्यूमन पिरामिड बनाते तो सबकी सांसें रुक सी जाती थी, और अगर पिरामिड टूट भी जाए ना तो नीचे बचाने के लिए कोई नेट भी नहीं होता था। ये एक्ट देखने लायक था। फिर लील ने नोट किया कि उनका पोस्चर एकदम परफेक्ट था। हैंग बाय योर टीथ टेक्निक भी ऐसी ही होती है। इसमें ना आयरन जॉ से लिया गया है, जो एक टूल होता है जिसे एक्रोबेट्स हवा में बिना किसी सेफ्टी ऑनर्स के हवा में स्टंट करने के लिए यूज करते हैं। अब एक एक्रोबेट आयरन जॉ को दांतों से पकड़ लेता है, जो कि छत की रस्सी से बंधा होता है। फिर वो इस टूल की हेल्प से हवा में बड़े ही ग्रेसफुली घूमता रहता है। तो आपको भी ना बिल्कुल ऐसा ही सोचना है। अब इमेजिन करो कि आपके सिर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है। बस इस आयरन जॉ को दांत से पकड़े रहो और एक बड़ी सी स्माइल करते रहो। यह आयरन जॉ आपका सर ऊंचा और आपके कंधे सीधे रखेगा। इस टेक्निक की हेल्प से आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, प्राइड और सक्सेस की फीलिंग आएगी। अब लील एक्रोबैट की परफेक्ट परफॉर्मेंस से तो काफी इंस्पायर थी। साथ ही साथ वो इस बात से भी बड़ी हैरान थी कि परफॉर्मर्स कैसे खुद को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करते। अब वॉलंटियर्स ना अपने एक्ट के बाद एक लाइन में खड़े हो जाते और जब लोग तालियां बजाकर उन्हें प्रेस करते तो वो एक साथ सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते थे। अब लील ने नोटिस किया कि उन सबकी बैक एकदम स्ट्रेट रहती, सर ऊंचा और चिन ऊपर। अब वॉलंटियर ऐसे सीधे खड़े रहते थे कि लगता था कि उनके पैर ग्राउंड पर है ही नहीं। उनकी बॉडी के हर पार्ट में एक प्राइड और सक्सेस की फीलिंग झलकती और सबकी एडमायरिंग नजर उन पर टिकी रहती थी। अब वॉलंटियर जैसे ना आप भी बन सकते हो।
अरे नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको एक्रोबेट बनना पड़ेगा, बल्कि आप भी ना अपने अंदर उनके जैसा कॉन्फिडेंस और ग्रेस ला सकते हो। समरी के 5th पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू विन देयर हार्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर इनर इन्फेंट। अभी तक ना आपने वो टेक्निक सीखी जिन्हें अप्लाई करके आप अपने लिए लोगों के नज़रिए में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अब टाइम आ गया है ये सीखने का कि लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं। अब रियल वर्ल्ड में तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं करता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सबसे ये सवाल पूछते फिरें कि आप मुझे पसंद करते हैं या फिर नहीं, बल्कि आपको ना उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़कर ये बात खुद समझनी पड़ेगी। अब अटॉर्नीज ना अक्सर लोगों को स्ट्रिक्टली बॉडी रिएक्शन पर फोकस करते हैं, यानी लोगों के फेस और हाव भाव पर ध्यान देते हैं। जैसे कि उनके सवाल पर क्या वो आगे की तरफ झुके, क्या आपके हथेलियां खुली हैं, जो शो करता है कि जिस बात पर डिस्कस हो रहा है उस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आपकी मुट्ठी बंधी हुई है, यानी कि आप डिसएग्रीड हैं। अब ट्रायल लॉयर ना अक्सर किसी को ऑब्जर्व करने के लिए लेडीज की हेल्प लेते हैं, क्योंकि औरतें आदमियों के मुकाबले बॉडी लैंग्वेज को बेटर समझती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए ना हमें लॉयर या अटॉर्नीज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तो हम खुद से ये सवाल करते हैं कि हमें उस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए ना किसी से मिलने के कुछ महीनों का टाइम काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन ही आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन होता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा अगर शर्मीला है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपनी मदर के पीछे छुप जाएगा या अपना फेस कवर कर लेगा। लेकिन वो बच्चा अपने फादर को देखते ही भागकर उनके गले लग जाता है। अब लील ना बच्चे की बॉडी को एक छोटे से फूल की तरह मानती है जो सूरज की रोशनी से खिल जाता है। हम बच्चों से यही टेक्निक सीख सकते हैं, जिसे द बिग बेबी पाइबोर्ड बोलते हैं। तो जो भी आपसे मिले उसे आपसे मिलकर अच्छा लगना चाहिए। उन्हें देखकर स्माइल करो और अपना पूरा अटेंशन दो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, और जो आपसे प्यार और दुलार करता है और आपके गले से लिपट जाता है। द बिग बेबी पाइबोर्ड टेक्निक सामने वाली को स्पेशल फील करवाएगी और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब कुछ साल पहले ना लील एक कॉर्पोरेट पार्टी में गई। उनके साथ उनकी फ्रेंड कार्ला भी थी, जिसका अभी डिवोर्स हुआ था। अब कार्ला काफी अट्रैक्टिव लेडी थी, तो कॉर्पोरेट पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने ना कार्ला को देखकर स्माइल किया, तो बदले में कार्ला ने भी स्माइल कर दिया, लेकिन उसने किसी और को कोई हिंट नहीं दिया। अब वो लील के साथ बातों में बिजी हो गई थी। हालांकि कार्ला किसी से बात करने में इंटरेस्टेड थी, पर उसे डर लग रहा था कि शायद कोई उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर पार्टी के होस्ट का बेटा बिली उसके पास आया, तो कार्ला ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। उसने जब बिली से पूछा कि तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है, तो बिली बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अब उसे अटेंशन मिल रही थी। अब बाद में ना वो किसी और के पास जाकर उनसे बात करने लगा। अब कार्ला और लिली फिर से अपनी बातों में मस्त हो गए थे। तो लिली ने देखा कि अब कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब कार्ला भी पलटकर उनकी तरफ देखे। तो लील ने कार्ला को द बिग बेबी पाइबोर्ड टेक्निक यूज करने को बोला। उसने कार्ला को कहा कि अब जो भी नेक्स्ट आदमी उसे देखकर स्माइल करेगा, वो भी उसे एक बड़ी सी स्माइल देकर बातचीत की शुरुआत करे। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिली ने किया था। अब उसे भी ना लोगों को पूरा अटेंशन देना चाहिए। अब लील की बातें सुनकर कार्ला को कॉन्फिडेंस मिला। अब कार्ला ने भी वो प्लान ट्राई करने का सोचा, तो थोड़ी देर बाद ही एक हैंडसम लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। अब पूरी पार्टी के दौरान दोनों बातें करते रहे और पार्टी खत्म होते ही कार्ला अपने नए फ्रेंड का हाथ पकड़कर पार्टी से निकल गई। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आ पहुंचे हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी हमने इस बुक से क्या सीखा उसे एक बार रिपीट कर लिया जाए। तो बात अगर जॉब प्रोफेशन की हो या नए फ्रेंड्स बनाने की या किसी एक सक्सेसफुल डील को क्लोज करने की, जो भी हो, सिर्फ टॉकिंग से बात नहीं बनती। ये बुक आपको सिखाती है कि हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल इशारे जैसे कि स्माइल, पोस्चर या आई कांटेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स भी बड़े काम आती है, जिससे ना हमें बेनिफिट तो होगा ही, साथ ही हमें सेल्फ एस्टीम लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। आपने फ्लोटिंग स्माइल के बारे में जाना। आप किसी को देखकर स्माइल करते हो और उन्हें ना रियलाइज कराते हो कि आप सिर्फ उन्हें देखकर स्माइल कर रहे हो। स्टिकी आइज टेक्निक में आपके और सामने वाले के बीच एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी और कनेक्शन होता है। स्टिकी आइज का एक और डीप फॉर्म है इपॉक्सीज आई, जहां आप सामने वाले की बातों से ज़्यादा अपने टारगेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे आपके टारगेट को लगता है कि आपका सारा ध्यान उसके रिएक्शंस पर है और आप सच में उसकी बातों की केयर भी करते हो। लेकिन ये याद रखें कि आपको इपॉक्सी आई टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपको किसी खास करीबी के ऊपर इंटेंस भी हो सकती है। और जब बात पोस्चर की हो ना,
तो हैंग बाय योर टी टेक्निक आपको याद दिलाएगी कि आप जहाँ भी जाएं स्माइल करना ना भूलें। अपने शोल्डर सीधे रखें और आपको अपना सिर झुकाना नहीं बल्कि ऊपर रखना है, जैसे कि आप किसी सर्कस में परफॉर्म करने जा रहे हैं। और लास्ट में द बिग बेबी पाई बोर्ड हमें दूसरों के साथ डील करने में हेल्प करता है। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा हमारी अटेंशन चाहता है, तो आपको ना उन्हें बड़ी सी स्माइल देनी होगी और कुछ मज़ेदार बातें करनी होगी। ये सारी टेक्निक अप्लाई करने में बेशक आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे ना ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आप उन लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो इस टेक्निक को लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन सबसे पहले ना आपको खुद पे बिलीव करना होगा। इन टेक्निक को यूज़ करके आप भी तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। तो किस बात की देरी है, आज ही से शुरू हो जाइए अपनी पर्सनैलिटी में एक नया चेंज लाने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी तो यहीं एंड होती है, पर आपको ये समरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही कोई और बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। अब होगी मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।